वी नॉट बाई रूट टू। ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। आई नॉट आई आर एम एस इक्वल्स टू आई रूट टू एंड वी आर एम एस इक्वल्स टू वी नॉट बाई अंडर रूट टू। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया आपको? ठीक है, आई आर एम एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं? वी नॉट बाई रूट टू और आई नॉट बाई रूट टू। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट में जो स्टार्ट हो रहा है, अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी, सर्किट थ्योरी। अब सर्किट थ्योरी, जब भी मैं सर्किट किसी सर्किट की बात करता हूँ ना, तो सर्किट में आपके तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं आपके पास। एक आपका आता है रेजिस्टर, एक आता है आपका कैपेसिटर और एक आता है आपका इंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टर, फिर से बोल रहा हूँ, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। हम क्या करेंगे, सर्किट थ्योरी को बहुत डिटेल में अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी इक्वेशन डिराइव करेंगे, उसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, उसका वेव डायग्राम बनाएंगे, पहली बात। फिर हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करेंगे, फिर प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात, उनको अलग अलग स्टडी करेंगे। ये किसी सर्किट में अगर सिर्फ एक रेजिस्टर ही होगा तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, अगर एक कैपेसिटर ही होगा उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक इंडक्टर होगा उसकी इक्वेशन क्या बनेगी। फिर हम इसको कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन में हम ऐसे पढ़ेंगे, एलसी सर्किट पढ़ेंगे या एलआर सर्किट पढ़ेंगे, इंडक्टर और रेजिस्टर को जोड़ देंगे, इंडक्टर और कैपेसिटर को जोड़ देंगे, फिर उसकी इक्वेशन क्या बनेगी। फिर एंड में हम पढ़ेंगे एलसीआर सर्किट, जो आपका रेजोनेंस देता है, एलसीआर सर्किट, वो हम तीनों को क्लब कर देंगे साथ में। समझ आ रहा है कैसे पढ़ना है? तो सबसे पहले आप प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ोगे। इस प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आप जो डायग्राम बनाओगे, ये डायग्राम बनाया सर ने, इसमें सिर्फ एक रेजिस्टर होगा आपके पास, एक रेजिस्टर जोड़ दिया है सर्किट में, और नीचे एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स जोड़ दिया हुआ वोल्टेज का। नीचे एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है वोल्टेज का, बी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसकी इक्वेशन है बी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब मान के चलते हैं कि इस रेजिस्टिव सर्किट में कुछ करंट आई जा रहा है, कुछ करंट आई जा रहा है। यहां तक पता चल गया सबको? ये डायग्राम समझ आ गई है? एक रेजिस्टर है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, रेजिस्टर है, ये वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया हुआ है और वहां से करंट जा रहा है आई। ठीक है यहाँ तक? अब मैं क्या करता हूँ, ये जो आपका नेटवर्क बना है यहाँ पे मैं जो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगा देता हूँ। किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ याद है ना? क्या बनेगा किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ? हमें पता है कि V इक्वल्स टू, देखो V इक्वल्स टू, वी नो दैट V इक्वल्स टू IR, पता है ना ओम्स लॉ से? V इक्वल्स टू IR होता है, V इक्वल्स टू IR होता है। तो यहाँ से क्या करोगे, I की वैल्यू निकाल लो, I विल बी इक्वल टू V बाय R। I बन जाएगा आपका V बाय R के बराबर, I विल बी इक्वल टू V बाय R। और यहाँ से क्या करोगे, V की वैल्यू पुट कर दोगे, तो I कैन बी रिटन एज I इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी बाय R। I इक्वल्स टू बन जाएगा आपका V नॉट साइन ओमेगा टी बाय R। ये कहाँ से पुट किया है, क्योंकि इक्वेशन बी की क्या लिखी है वहां पे, V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसमें जो ये आपका V नॉट बाय R है, V नॉट कौन सी वैल्यू है? नॉट आपकी है आपकी पीक वैल्यू वोल्टेज की, R जो है रेजिस्टेंस है, दोनों कांस्टेंट हैं। पीक वैल्यू भी कांस्टेंट होती है और रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ही होता है। तो ये जो एक्सप्रेशन आपका V नॉट बाय R है, ये रिप्लेस होके क्या बन जाएगा, आई नॉट, जो कि पीक वैल्यू करंट की देगा मेरे को। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, I equals to I naught sin omega t, where I naught equals to V naught by R is the peak value of current, is the peak current बोल सकते हैं, या फिर इसको हम peak current क्या है, I naught that is equal to V naught by R। यहाँ तक पता चला? तो आपको पता चल रहा है इसमें हमने किया तो क्या है, हमने एक जगह से पोटेंशियल की क्वेश्चन ली है जो कि V naught sin omega t थी, और वहां से उसको सॉल्व करते करते हमने I की क्वेश्चन निकाली है करंट की, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमारे दोनों काम हो गए हैं, पोटेंशियल की इक्वेशन निकाल ली है, करंट की इक्वेशन निकाल ली हुई है। अब बात करते हैं फेज डिफरेंस की। फेज डिफरेंस की बात जब मैं करूंगा आपके पास, तो फेज होता क्या है, जो इसमें इक्वेशन में जो आपका ओमेगा टी है ना,
ओमेगा टी जो भी साइन के साथ जो भी क्वांटिटी होती है उसको फेज बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूं, इस पूरे प्योर रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस की बात करूं, तो वो क्या आएगा, वो आएगा फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। जब फेज डिफरेंस लिखूंगा तो वो फेज ऑफ वी माइनस फेज ऑफ आई लिख सकते हैं। फेज ऑफ वोल्टेज कितना है, वोल्टेज का फेज कितना है ओमेगा टी, और करंट का फेज कितना है ओमेगा टी, तो दोनों कट के कितना हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। देखो फेज डिफरेंस बताया आपको मैंने क्या होता है, फेज ऑफ पोटेंशियल माइनस फेज ऑफ करंट, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। पोटेंशियल का फेज कितना है यहाँ पे, साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी फेज है। करंट का फेज कितना है ओमेगा टी, दोनों कट के कितना हो जाएगा, जीरो। तो फेज डिफरेंस आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट में कितना आ रहा है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आपका फेज डिफरेंस कितना आता है, जीरो, जीरो आता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि करंट और पोटेंशियल आपके प्योर रेजिस्टिव सर्किट में इन फेज होंगे। इन फेज का मतलब है इकट्ठा फेज होगा उनका। तो लिख लो वहां पे लास्ट लाइन, करंट इज इन फेज, करंट इज इन फेज विद पोटेंशियल, करंट इज इन फेज विद पोटेंशियल। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत चीज है। कहाँ पे पोटेंशियल लीड करेगा, कहाँ पे करंट लीड करेगा, वो आगे देखेंगे। बट रेजिस्टिव सर्किट में कुछ चीजें लीड लैग नहीं करती हैं। करंट और पोटेंशियल आपका सेम फेज में रहता है। पता चल गया यहाँ तक, नहीं चला? अब बात कर लेते हैं इसके फेजर डायग्राम की। फेजर डायग्राम, सर एक फेजर डायग्राम आपको मैंने सेंड किया है, इसका प्योर रेजिस्टिव सर्किट का फेजर डायग्राम भेजा होगा। फेजर डायग्राम, अब फेजर डायग्राम में हम क्या, फेजर डायग्राम हमें क्या बताता है, हमें बताता है कि हम एक कैसे ग्राफिकली हम चेक करते हैं, ग्राफिकली हम चेक करते हैं कि करंट और पोटेंशियल में कौन सा ऐसी क्वांटिटी है जो इन फेज है और कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो लीड कर रही है। जैसे इस केस में मैं अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो मेरा फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, फेजर डायग्राम बनेगा, सपोज करो ये फेजर डायग्राम बना रहे हैं, अभी देखो ये फेजर डायग्राम बना रहे हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं, एक एक्सिस पे हम टाइम मान लेते हैं, टाइम लिया हमने, सपोज करो एक्स एक्सिस में टाइम रख लेते हैं और वाई एक्सिस में कोई हम इक्वेशन रख लेते हैं। देखो ये आपका फेजर डायग्राम बना रहा हूँ पहले। अब देखो इसमें आपने क्या करना है, इसको रीड कैसे करना है। हमने एक जनरल आपकी स्लोप ले ली है, एक जनरल स्लोप हमने पोटेंशियल की ले ली है जो कि वी नॉट से रिप्रेजेंट हो रही है वहां पे। देखो तो ये भी बनेगी, ये देखो ये जो स्लोप ली है ये मैंने पोटेंशियल की मान के चला हूं। मतलब ये जो एरो बना हुआ है, ये जो स्लोप दिख रही है आपको, ये किसकी है, मेरे को ये पीक वैल्यू बता रही है मेरे को पोटेंशियल की। ये जो एरो है ये मेरे को पीक वैल्यू बता रहा है पोटेंशियल की, जो वी नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। और जो प्रोजेक्शन है आपकी वाई एक्सिस के ऊपर, जो इसकी प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के ऊपर होगी, सर ये नहीं सर, ये तो आपने गलत बना दिया हुआ है, ये प्योर इंडक्टिव सर्किट का बना दिया। सर इसको काट दो, वो एक प्योर रेजिस्टिव का आपको दिया हुआ है मैंने, इसमें सेम फेज में होंगे ये, सेम फेज में। ठीक है, ये पोटेंशियल का फेज है, ओके। अब करंट का फेज भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में आएगा क्योंकि दोनों सेम फेज में है। बस उसकी थोड़ी सी लेंथ जो होगी वो थोड़ी सी कम होगी पोटेंशियल से। जो करंट, हाँ देखो ये जो करंट का फेज आया है, करंट की पीक वैल्यू जो है वो पोटेंशियल की पीक वैल्यू से थोड़ी सी कम है। अब वो कम क्यों है, वो कम इसलिए क्योंकि करंट की इक्वेशन क्या थी, आई नॉट वॉज इक्वल टू वी नॉट बाय आर, यही थी ना। आई नॉट जो था वो था आपका वी नॉट बाय आर के बराबर। अब वी नॉट बाय आर, वी नॉट को आर से डिवाइड कर दूंगा, वी नॉट को किसी चीज से डिवाइड कर रहा हूँ तो आई नॉट ओवरऑल वैल्यू उसकी थोड़ी कम ही होगी ना। तो आई नॉट की वैल्यू हल्की सी कम है वी नॉट से। एक और बात, जो प्रोजेक्शन आपकी वाई एक्सिस के अलोंग, जो वाई एक्सिस के अलोंग बता रही है, वो आपको क्या दिखा रहा है, वो आपकी इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है। जो वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है आपकी वी नॉट और आई नॉट की,
वो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताएगा जो वहां पे लिखी है। जो क्या लिखी है वहां पे, वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखी हुई है और आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखी हुई है। ये इसका फेजर डायग्राम है, दोनों को सेम फेज में रखा हुआ है। समझ आ रही है बात यहाँ तक? अब इसका वेव डायग्राम बनाना हो तो वेव डायग्राम बना सकते हैं। इसका वेव डायग्राम कैसे बनेगा? वेव डायग्राम, वेव डायग्राम में आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो आपका एक्स एक्सिस में टाइम रख लेते हैं, एक्स एक्सिस में टाइम रख लेते हैं। सपोज करो ये आपकी वेव वेव जा रही है पोटेंशियल की, ये जो वेव बनाई है ये वेव बनाई है पोटेंशियल की, तो ये बनेगी v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी बनेगा ना। अब जो करंट की इक्वेशन आएगी, जो करंट का फेज आएगा वो भी सेम फेज में ही है ना पोटेंशियल के साथ, तो वो सेम फेज में आएगा, बस थोड़ी सी वैल्यू उसकी कम आएगी पोटेंशियल, देखो वहां पे है तो वो सेम फेज में। जब आपका पोटेंशियल मैक्सिमम हो रहा है आपका करंट भी मैक्सिमम हो रहा है, जब पोटेंशियल जीरो हो रहा है आपका करंट भी जीरो हो रहा है, बस पोटेंशियल की वैल्यू थोड़ी सी कम है, पीक वैल्यू थोड़ी सी कम है। पोटेंशियल की पीक वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, करंट की पीक वैल्यू थोड़ी सी कम है। ये इसका वेव डायग्राम है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप किसी बुक को भी रेफर कर सकते हो, वहां पे इजीली आपको समझ आ जाएगी चीज। ठीक है, समझ आ रही है बात? डायग्राम्स आपको सारी बुक्स में मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ओके, सो ये आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आपका याद रखना है आपने कि पोटेंशियल जो है आपका सेम फेज में होता है करंट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट 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 स्टेप हम करेंगे। आपके पास जो नेक्स्ट आएगा आपका सेकेंड टाइप ऑफ सर्किट, जो कि है प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर आपने पढ़ा कहाँ पे? इंडक्टर आप पढ़ोगे ज्यादातर, आप जो इंडक्शन का टॉपिक पढ़ोगे आप वो पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इंडक्टर एक सर्किट एलिमेंट है, ऐसे बता रहा हूँ, इंडक्टर एक सर्किट एलिमेंट है। वो कुछ नहीं करता है, वो अपने ही कॉज को, जो करंट होगा उसको अपोज करने की कोशिश करता है, करंट को रोकता है। पढ़ा है ना वो लेंस लॉ? लेंस लॉ के हिसाब से जो भी है वो चीजें आपको ईएमआई में पढ़ाऊंगा फिलहाल। तो हम क्या करेंगे इसमें सर्किट थ्योरी में, हम एक कंडक्टर सॉरी इंडक्टर बना लेंगे। डायग्राम में क्या करोगे, इंडक्टर बना लो और इसकी इंडक्टेंस जो है वो एल मान लेते हैं। ये इंडक्टर बना लिया, इसकी इंडक्टेंस एल ले लेते हैं, यूनिट्स इसके हेनरी होते हैं। ठीक है, एक नीचे ऑल्टरनेटिंग सोर्स दे दिया पोटेंशियल का, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट जा रहा है आई, करंट जा रहा है आई। ठीक है, ओके। अब अब अगर इस इंडक्टर की ईएमएफ ई है, देखो इफ ईएमएफ ऑफ इंडक्टर इज ई, इफ ईएमएफ ऑफ इंडक्टर इज ई, तो ईएमएफ क्या होगी? किसी को फॉर्मूला पता है ई का क्या होता है? इंडक्टर की जब सेल्फ इंडक्शन निकालते हैं हम, ई का फॉर्मूला क्या होता है? ई किसके बराबर आती है? ई होता है आपका एल डी आई बाई डी टी। एल डी आई बाई डी टी, ये याद है ना आपको? एल इसमें क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। चीजें आपने पढ़ी हुई है 12th में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो होता क्या है, मैं आपको जनरल सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो पोटेंशियल जा रहा है, ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल जो जा रहा है आपका, ये इंडक्टर क्या करेगा? ये इंडक्टर इस पोटेंशियल को अपोज करेगा। या जो करंट जा रहा है, ये करंट ही जा रहा है ना यहाँ से, इंडक्टर क्या करता है? इस करंट को अपोज करता है, यही है इंडक्टर का काम ही है। ये अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो उसको डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कर रहा है तो उसको सपोर्ट करेगा, इंक्रीज करेगा, अपोज करता है, हमेशा उल्टा काम करता है ये। तो यहाँ पे अगर ये करंट जा रहा है आई, तो ये इंडक्टर एक तरह से वोल्टेज बन जाएगा, पोटेंशियल मतलब एक तरह से बैटरी बन जाता है। और ये बैटरी क्या करेगी? इसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को क्या करेगी? ये अपोज करेगी, अपोज करना स्टार्ट कर देगी बाय इटसेल्फ बिहेविंग एज अ बैटरी। ये इंडक्टर का काम है ये। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये जो ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल है V, जो V है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो इसकी ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी आपकी V इक्वल्स टू ई, V इक्वल्स टू ई लिखना है आपने। समझ आ रहा है ये V इक्वल्स टू ई क्यों लिखा हुआ है मैंने? क्योंकि ये पोटेंशियल जो है ये अपोज हो जा रहा है ईएमएफ के थ्रू।
कौन अपोज कर रहा है इसको? इंडक्टर अपोज कर दे रहा है, क्योंकि अगर ये करंट, ये जो करंट जा रहा है, ये जो करंट जा रहा है ये वेरिएबल करंट होगा। अगर ये इंक्रीज कर रहा होगा टाइम के साथ, वेरिएबल का मतलब अगर टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा होगा तो इंडक्टर उसको डिक्रीज करना शुरू कर देगा। अगर ये डिक्रीज कर रहा होगा, टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा होगा, तो इंडक्टर उसको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। इंडक्टर की प्रॉपर्टी है, इंडक्टर विल ऑलवेज सपोर्ट डाइंग करंट एंड अपोज ग्रोइंग करंट। ये वैल्यू होती है इंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो V इक्वल्स टू E लिख लिया हुआ है, तो यहाँ से लिख सकते हैं V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। ये कहाँ से लिखा है? E की वैल्यू पुट कर दी है, E की वैल्यू डी आई बाई डी टी पुट कर दी है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डी आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी आई क्या बनेगा? यहाँ से डी आई बनेगा आपका V अपॉन एल इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ तक V की वैल्यू पुट कर दो तो डी आई बन जाएगा, डी आई विल बी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल डी टी। डी आई विल बी इक्वल टू, V की वैल्यू पुट कर देंगे, वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल इंटू डी टी। अब वी नॉट इसमें कौन सी वैल्यू है? पीक वैल्यू वोल्टेज की कांस्टेंट है। एल इसकी इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्टेंस है, वो भी कांस्टेंट है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ से। डी आई को इंटीग्रेट कर दो और राइट हैंड साइड पे जो क्वेश्चन है उसको भी इंटीग्रेट कर दो। हमें करंट निकालना है यहाँ से। इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल। अब वी नॉट बाई एल से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज आई, वी नॉट बाई एल बाहर आ गया। साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या आएगी? माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। ठीक है यहाँ तक? अब ओमेगा क्या है? ओमेगा भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, तो आई विल बी इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा एल लिख लो। वी नॉट बाई ओमेगा एल, माइनस बाहर आ गया और कॉस ओमेगा टी साथ में आ जाएगा। अब जरा सी बात हम कर लेते हैं, वी नॉट बाई ओमेगा एल की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना। जब वी नॉट जो होगा, वी नॉट इसकी कौन सी वैल्यू है? पीक वैल्यू है, ठीक है, वोल्टेज की। तो ओमेगा एल क्या है नीचे? क्या ओमेगा एल को मैं किसी तरह से रिएक्टेंस की बात कर सकता हूँ, इसको रेजिस्टेंस बना सकता हूँ क्या? ओमेगा एल भी क्या हो सकता है? जैसे आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट बाई आर था, आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट बाई आर था ना आपका इंडक्टिव प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। उसमें आर क्या था आपका? आर आपका रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे आपका आई इक्वल्स टू वी नॉट बाई ओमेगा एल बन जा रहा है। तो ओमेगा एल क्या होगा इसमें? देखो ओमेगा एल लिखो वहां पे, ओमेगा एल जो होता है आपका, इसको लिखते हैं हम एक्सएल, एक्सएल, एक्स और उसके पैरों में एल, एक्सएल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब ये इंडक्टर की एक तरह से रेजिस्टिविटी है। बस इसको आर से डिनोट नहीं किया, इसको एक्सएल से डिनोट किया हुआ है। इंडक्टिव रिएक्टेंस काम ही उसी का कर रहा है, जो रेजिस्टेंस कर रही थी, ये भी वही काम कर रहा है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओमेगा एल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको एक्सएल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक? यूनिट्स इसकी क्या होंगी? यूनिट्स इसके ओम्स ही होते हैं। जो रेजिस्टेंस के यूनिट्स होते हैं वही इसके यूनिट्स हैं, इसके यूनिट्स भी ओम्स होंगे, याद रखना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, I इक्वल्स टू लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू माइनस वी नॉट बाई एक्सएल लिख सकते हैं। I कैन बी रिटन एज माइनस वी नॉट बाई एक्सएल इंटू कॉस ओमेगा टी। अब वी नॉट बाई एक्सएल कौन सा करंट बनेगा आपका? पीक करंट। वी नॉट बाई एक्सएल बनेगा आपका पीक करंट, जो कि आई नॉट के बराबर आएगा। क्या होगा ये? आई नॉट। तो यहाँ से आई की इक्वेशन क्या बनेगी? आई विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट कॉस ओमेगा टी। आई विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है ना यहाँ तक? अब इसको कन्वर्ट करना है हमने साइन की फॉर्म में, इक्वेशन हमें करंट की साइन की फॉर्म में चाहिए है। तो क्या लिख सकते हैं इसको? आई कैन बी रिटन एज आई इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई नॉट कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं हम लोग साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है ना। ठीक है, अब क्या करो, जो ब्रैकेट के अंदर ओमेगा पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, उसमें ओमेगा टी को पहले लिख लेते हैं। तो माइनस ओमेगा टी
अगर मैं इसको ऐसे माइनस साइन ओमेगा टी और साइन इंटू ब्रैकेट में जो टर्म है उसको माइनस कॉमन ले लूं तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 लिख सकता हूँ इसको मैं। और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, वो माइनस बार आके प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन आपकी करंट की क्या बनेगी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये करंट की जनरल इक्वेशन आ गई है आपकी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। पता चला यहाँ से। अब यहाँ से फेज की बात कर लेते हैं, तो पोटेंशियल का फेज क्या था, पोटेंशियल का फेज था आपका ओमेगा टी, पोटेंशियल का ओमेगा टी था ना। करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो यहाँ पे जो प्योर इंडक्टिव सर्किट है वहां पे करंट जो है वो लैग पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल का फेज कितना था ओमेगा टी, करंट का फेज कितना है यहाँ पे ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यही है ना। तो यहाँ से पता चल रहा है मुझे कि करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाय फेज 90 डिग्री इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, in pure inductive circuit current lags behind potential by phase 90 degree in pure inductive circuit, pure inductive circuit। ठीक है, याद रखना है इक्वेशन जब न्यूमेरिकल्स में निकालोगे तो ये पता होना चाहिए कि इंडक्टर है तो इंडक्टर के केस में क्या लीड करता है, तो पोटेंशियल लीड करता है, करंट लैग करता है, ठीक है ना। इसका फेजर डायग्राम बना लेते हैं। इसका फेजर डायग्राम कुछ नहीं करना है आपने, सेम वैसे बनाओगे। एक आप स्लोप ले लोगे पोटेंशियल की, देखो यहाँ पे बन रहा है अभी, ये स्लोप ले लिया आपने पोटेंशियल की, ठीक है, जो अभी बना रहे हैं। देखो पोटेंशियल की स्लोप कैसे रिप्रेजेंट की है मैंने, वी नॉट के साथ, जो इसकी पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू है इसकी, ये पोटेंशियल आ गया। अब हमें करंट क्या करना है, इससे 90 पीछे लेके जाना है। करंट इससे 90 पीछे लेके जाएंगे तो नीचे की तरफ देखो ये करंट आ गया, ये करंट आ गया, कितना पीछे है वो, पोटेंशियल से 90 पीछे है। देखो करंट आ गया ना नीचे की तरफ पूरा, आई नॉट साइन ओमेगा टी नीचे की तरफ आ गया, वी नॉट साइन ओमेगा टी ऊपर की तरफ आ गया। प्रोजेक्शन देखो, प्रोजेक्शन एक वी नॉट की ऊपर की तरफ है, आई नॉट की नीचे की तरफ है, ठीक है ना। और कितना पीछे है, देखो 90 नीचे जा रहा है, 90 पीछे जा रहा है, सॉरी, वी नॉट से 90 पीछे जा रहा है। ये इसका फेजर डायग्राम बन गया, फेजर डायग्राम। ओके, यहाँ तक पता चल गया है। इसका वेव डायग्राम बनाना हो तो, अच्छा इसका सिंपलर फॉर्म भी बना सकते हैं आप लोग, सिंपलर फॉर्म भी बना सकते हो इसका। सिंपलर फॉर्म में आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है आपने, कोई देखो सिंपलर फॉर्म में चुपचाप हमने पोटेंशियल को अगर हम ऊपर 90 डिग्री से शो कर रहे हैं, सिंपलर फॉर्म, ऊपर पोटेंशियल बता दिया तो उससे 90 नीचे हमने करंट बता दिया, ये बहुत सिंपलर फॉर्म है, दिस इज द सिंपलर फॉर्म। वो जो आपका ये जो मैंने लेफ्ट में जो डायग्राम बनाया है सर ने, ये आपका एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है इस तरह का। सिंपलर फॉर्म आप न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हो इस तरह से शो करने के लिए, जब आपको वहाँ पे डायग्राम्स दिए होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो ये सिंपलर फॉर्म में पोटेंशियल ऊपर की तरफ बता दिया, उससे 90 पीछे चले गए तो करंट आ गया, ठीक है ना। इसका वेव डायग्राम बना सकते हैं, प्योर इंडक्टिव सर्किट का वेव डायग्राम बनाना बहुत सिंपल है। वेव डायग्राम में क्या करोगे, आप एक पोटेंशियल की वेव बनाओगे, पहले पोटेंशियल की वेव बनाओगे, पोटेंशियल की वेव बना लेते हैं यहाँ पे। देखो पोटेंशियल की वेव कैसे बनेगी, देखो ये बना ली पोटेंशियल की वेव, अभी बनेगी देखना। ये बनेगी आपकी पोटेंशियल की वेव बनेगी वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये देखो बनेगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो करंट जो है 90 पीछे जा रहा है, 90 पीछे से स्टार्ट होगा, एक तो पहली बात करंट आपका 90 पीछे से शुरू होगा, वो नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब जहां जहां पे आपका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा वहां पे करंट जीरो होगा,
वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो, वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो। आपको यही मिलेगा, जहाँ पे पोटेंशियल की पीक वैल्यू मिल रही है वहां पे करंट की मिनिमम वैल्यू मिल रही है। फिर जहाँ पे पोटेंशियल की मिनिमम वैल्यू मिल रही है वहां पे आपको करंट की पीक वैल्यू मिल रही है। तो इस तरह से आपका कर्व बनेगा पोटेंशियल का। देखो यहाँ पे जब जहाँ पे V मैक्सिमम है वहां पे I जीरो है, जहाँ पे V जीरो है वहां पे I मैक्सिमम है, फिर जहाँ पे V मिनिमम है नीचे की तरफ वहां पे I फिर जीरो है ऊपर की तरफ। इस तरह से बन रहा है आपका वेव डायग्राम। समझ आ रही है अपने? ये आपका वेव डायग्राम है आपका इसका प्योर इंडक्टिव सर्किट का, इसको बना लेना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बड़े टाइम से क्वेश्चन नहीं किया। लिखो, आपको एक क्या दे रखा है, आपको एक इंडक्टर दे रखा है। क्वेश्चन बना लो। क्वेश्चन में आपको क्या रखा है, एक इंडक्टर दे रखा है जिसकी इंडक्टेंस आपको 2 हेनरी दे रखी है। इंडक्टेंस है उसकी 2 हेनरी के आसपास, ठीक है। और आपको वोल्टेज की क्वेश्चन दे रखी है, आपको वोल्टेज की क्वेश्चन दे रखी है। ये देखो, ये डायग्राम बनाए यहाँ पे, ये डायग्राम है आपका, क्वेश्चन है। इसमें इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है आपको 2 हेनरी, 2 हेनरी। और वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है नीचे, V इक्वल्स टू 10 साइन, V इक्वल्स टू 10 साइन 10t प्लस 30, 10 साइन 10t प्लस 30। आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ, क्वेश्चन आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ करंट वर्सेस टाइम एंड ऑल्सो कैलकुलेट IRMS, ऑल्सो फाइंड IRMS। दो चीजें निकालनी है। समझ आई बात? कैसे करोगे ये क्वेश्चन, कैसे कर सकते हो? देखो, हमें पता है कि हमें इक्वेशन लिखनी है करंट वर्सेस टाइम की, और सर्किट मेरा कौन सा है, ये सर्किट मेरा प्योर इंडक्टिव सर्किट है। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो आपका फेज है आपका करंट का वो 90 पीछे है पोटेंशियल से। तो मेरी इक्वेशन कैसे बनेगी? इक्वेशन बनेगी मेरी, देखो, वी नो दैट इक्वेशन कैन बी रिटन एज आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन, ये फेज जो है ना आपका ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है पोटेंशियल का, इससे 90 पीछे चले जाओ तो क्या बनेगा, ओमेगा टी, सॉरी 10t प्लस 30 माइनस 90 कर लो। पहली चीज कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 10t माइनस 60 बन जाएगा आपका फेज। तो 10t माइनस 60 बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा। अब आई नॉट की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, आई नॉट मेरे को निकालना पड़ेगा। आई नॉट कैसे निकाल सकते हैं? मैंने आपको बोला कि आई नॉट क्या बताया था आपको, वी नॉट अपॉन एक्सएल बताया था। आई नॉट जो था इंडक्टिव सर्किट में वो क्या था, वी नॉट अपॉन एक्सएल बताया था। और एक्सएल की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, ओमेगा एल। तो आई नॉट को हम वी नॉट बाई ओमेगा एल लिख सकते हैं। आई नॉट को वी नॉट बाई ओमेगा एल लिखिए। वी नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो जो इक्वेशन है आपकी, वी नॉट की वैल्यू 10 है, वी नॉट की वैल्यू 10 है, ठीक है। और ओमेगा क्या है, वो जो साइन ओमेगा टी है उसमें ओमेगा कितना है, ओमेगा 10 है, देखो 10t लिखा हुआ है। और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 हेनरी, क्वेश्चन में 2 दिए हुए हेनरी। तो इसको काट के आ जाएगा आपका आई नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.5 आ रही है। ये वैल्यू उठा के करंट वाली इक्वेशन में पुट कर दोगे तो करंट की इक्वेशन क्या बनेगी, आई इक्वल्स टू 0.5 साइन ऑफ 10t माइनस ऑफ 60। ये करंट की इक्वेशन आ गई आप, ये करंट की इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया है। अब दूसरी बात बोली है IRMS निकालना है। तो IRMS किसके बराबर बताया था मैंने आपको, आई नॉट बाई अंडर रूट 2। IRMS की वैल्यू क्या बताई थी, आई नॉट बाई अंडर रूट 2। आई नॉट की वैल्यू 0.5 है और अंडर रूट 2 को वैसे रहने दो 0.5 बाई रूट 2। ये आपकी वैल्यू आ गई है IRMS की एम्पियर्स में, एम्पियर्स में, ठीक है। इस तरह से निकालोगे आप क्वेश्चंस को। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, स्टार्टिंग के लिए ठीक था, अभी थोड़े और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आगे आएंगे, फिर इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस
reactance of an inductor L equals to 2 Henry of inductor L equals to 2 Henry दिया हुआ है, जो इसकी इंडक्टेंस है वो 2 हेनरी दे रखी है, connected to an AC of frequency 50 hertz क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, ये आप लोग 2 मिनट क्या 1 मिनट का आंसर होगा इसका, इसको सॉल्व करो और फिर मेरे को आंसर बताओ। 1 मिनट का आंसर है इसका, वैसे 1 सेकंड का है, करो सॉल्व इसको, आप निकालनी है। टू हंड्रेड पाई, ठीक है, 200 पाई इज करेक्ट। क्या करोगे आप इसमें, एक्सेल की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर है, एक्सेल इक्वल्स टू होता है ओमेगा एल, एक्सेल होता है ओमेगा एल के बराबर, ठीक है ना, एक्सेल की वैल्यू ओमेगा एल होती है और ओमेगा होता है 2 पाई एफ, ओमेगा होता है ना, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई और फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दे रखी है 50, तो 2 पाई इंटू 50 लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो जो एल दिया हुआ है, तो कितना बनेगा ये 5 to the 10 बनेगा 200 पाई, 200 पाई ओम्स, 200 पाई ओम्स आएगी इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है यहाँ तक, ओके 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 ओके। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट आपको करोगे जो तीसरा टाइप ऑफ आपका सर्किट, आपका थ्योरी का थर्ड पार्ट है, वो लिखोगे आप, क्या है आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा यार, एक सर्किट एक कैपेसिटर जोड़ दोगे आप, एक सर्किट में यहाँ पे कैपेसिटर को वोल्टेज के साथ जोड़ दोगे, कैपेसिटर बना लो। कैपेसिटर पता है ना, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर कोई ऐसा एक मतलब एक तरह से एलिमेंट है जो आपका चार्ज को स्टोर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में पढ़ोगे आप इसको बहुत डिटेल में। तो क्या मान लेते हैं, कैपेसिटर मान लेते हैं, वो जोड़ दिया वहां पे, एक कैपेसिटर की प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज रख लिया है, कैपेसिटर की प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज रख लिया हुआ है, नीचे ऑल्टरनेट बना लिया है हमने, v इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब फिर से क्या करना है, हमने यहाँ से करंट की इक्वेशन डिराइव करनी है और चेक करने की करंट इन फेज है कि आउट ऑफ फेज है, कि कितने फेज से लीड लैग करता है, वो चेक करेंगे, कुछ नहीं है, 2 मिनट का काम है। हमें पता है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या होती है, अगर किसी कैपेसिटर का चार्ज क्यू है और पोटेंशियल v है, तो कैपेसिटेंस होती है c इक्वल्स टू q बाई v, c इक्वल्स टू q बाई v होती है, तो q इक्वल्स टू cv लिख सकते हैं हम ना, q इक्वल्स टू cv को सॉल्व करें आगे, तो c इंटू v की वैल्यू पुट कर दो, v इक्वल्स टू होता है v नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ये करंट कैसे निकाल सकते हैं, ये तो q मिला है हमें, ये तो q की वैल्यू है ना, करंट निकालेंगे i इक्वल्स टू dq बाई dt करके, i इक्वल्स टू dq बाई dt कर लो, यहाँ से i इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ q कर लो, q cv नॉट साइन ओमेगा टी, cv नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से cv नॉट बाहर आ जाएगा और साइन ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन होगी cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा, cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, तो आपकी इक्वेशन बनेगी i इक्वल्स टू ओमेगा cv नॉट, i इक्वल्स टू ओमेगा cv नॉट cos ओमेगा टी। अब मुझे क्या करना है यार, ये जो ओमेगा cv नॉट है, ये तीनों कांस्टेंट है, ये तीनों टर्म्स आपकी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, v नॉट कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, लेट i नॉट बी इक्वल टू, लेट i नॉट बी इक्वल टू, लेट i नॉट बी इक्वल टू ओमेगा cv नॉट, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई नॉट को हम लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी, वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, देखो ये लिखने का तरीका है। अब इसमें 1 अपॉन ओमेगा सी, दिस इज लाइक रेजिस्टेंस, जैसे लाइक जैसे इंडक्टिव आया था ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस आया था, वैसे ही 1 अपॉन ओमेगा सी बनेगा आपका लाइक रेजिस्टेंस की बात करेंगे,
इसको बोलते हैं XC। XC इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा XC इक्वल्स टू 1/ओमेगा C। यूनिट्स इसके फिर ओम्स आएंगे, यूनिट्स ओम्स। इसको आगे सॉल्व कर लोगे, सॉल्व भी करना है अब तो 2 मिनट का काम है। I नॉट विल बी इक्वल टू V नॉट अपॉन XC। I नॉट विल बी इक्वल टू V नॉट अपॉन XC। ऐसे ही बन रहा है कुछ। तो ये वैल्यू आप पुट कर दो वहां पे, क्या बनेगा आपका देखो क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगी, करंट की इक्वेशन बनेगी I इक्वल्स टू V नॉट अपॉन V नॉट XC इंटू कॉस ओमेगा टी। ये बन रहा है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। और बी नॉट अपॉन एक्सी क्या है आपका, बी नॉट अपॉन एक्सी आपका बनता है आई नॉट। ये बनेगा आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। लिखा है ना वहां पे बी नॉट अपॉन एक्सी क्या है, आई नॉट है, तो आई विल बी इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। आई विल बी इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। आई विल बी इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब इसको कन्वर्ट करना है साइन में। साइन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो कॉस ओमेगा टी को, इसको लिखते हैं आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये इक्वेशन आएगी आपकी आई की, करंट की, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो यहाँ पे देखो फेज की बात कर लेते हैं, पोटेंशियल का फेज था ओमेगा टी, करंट का फेज कितना है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। तो यहाँ पे करंट लीड का है, करंट लीड्स पोटेंशियल बाय फेज 90, करंट लीड्स पोटेंशियल बाय फेज 90 डिग्री। ठीक है, फेजर डायग्राम बनाना है, फेजर डायग्राम फिर से बना सकते हो, सिंपल है, बस उसमें वोल्टेज की जो स्लोप होगी उस 90 ऊपर बनाओगे आप करंट की स्लोप। फेजर डायग्राम की स्लोप बना लेते हैं, देखो ये आगे वोल्टेज की स्लोप V नॉट, ये आगे स्लोप I नॉट, 90 ऊपर होगा, ओमेगा टी से 90 ऊपर होगा, देखो 90 ज्यादा है ना, ये V नॉट और I नॉट हो गया। इस तरह से इसका फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम आप बना सकते हो, मैं बनाऊंगा नहीं वेव डायग्राम इस पर, आप लोग वेव डायग्राम एनसीईआरटी से या बुक से चेक कर लेना। उसमें क्या होगा, करंट 90 ऊपर चला जाएगा, पोटेंशियल से करंट 90 ऊपर चला जाएगा, ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा, बाकी सेम ही बनेगी वैल्यू। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपने होमवर्क ट्राई करना है घर पे, क्वेश्चन होमवर्क आपने ट्राई करना, कल सॉल्व करेंगे, और कल हम फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दिया हुआ है, एक कैपेसिटर बना लो जिसकी कैपेसिटेंस दे रखी है आपको 2 माइक्रोफेरेड, कैपेसिटेंस आपको दे रखी है 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और नीचे आपको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है V, उसकी इक्वेशन दे रखी है V इक्वल्स टू 10 sin 10t, 10 sin 10t। आपको बोला है फाइंड इक्वेशन ऑफ करंट वर्सेस टाइम, फाइंड इक्वेशन ऑफ करंट वर्सेस टाइम। दूसरी चीज दे रखी है कैलकुलेट आई एवरेज, कैलकुलेट आई एवरेज फॉर फुल साइकिल एंड हाफ साइकिल, आई एवरेज फॉर फुल साइकिल एंड हाफ साइकिल। तीसरी बात बोली है फाइंड आई आर एम एस एंड वी आर एम एस, फाइंड आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की निकालनी, और इस बार पोटेंशियल की भी बोली है, वी आर एम एस, दोनों चीजें निकालनी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना कल, और इसको एक बार खुद भी पढ़ना, ठीक है घर पे, और की कल करें।